वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 8th के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है चतुर्भुज को समझना। जिसमें हम चतुर्भुज के बारे में जानेंगे कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज क्या होते हैं, या फिर चतुर्भुजों का निर्माण कैसे किया जाता है और किस प्रकार होता है। तो आइए उन्हें हम जान लेते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे हमारे पहले टॉपिक से, तो जिसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वक्र तथा बहुभुज। तो जिसमें हम जानेंगे कि वक्र क्या होता है और बहुभुज क्या होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं और जानते हैं कि वक्र क्या होता है। जो वक्र है वो एक रेखा के द्वारा बनी हुई आकृति होती है। जैसे एक जो रेखा होती है वो सीधी चलती है, जो बिल्कुल 180 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन एक ऐसी रेखा का प्रकार जो सीधा ना चल के वलयाकार आकृति में चले या फिर तरंग की आकृति में चले, तो वह एक आकृति का निर्माण करती है। जैसे हम यहाँ पर इसको कुछ इस प्रकार बना सकते हैं, या फिर ये इस प्रकार हो सकता है, या इस प्रकार भी हो सकता है। इसके अनुसार यदि हम इसकी दूसरी परिभाषा की ओर ध्यान दें तो हम इसे कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि वक्र क्या होते हैं कि दो बिंदुओं को हम जब किसी भी प्रकार से जब एक दूसरे से मिलाया जाता है तो बनने वाली जो आकृति होगी वो वक्र कहलाती है। चाहे वो सीधी रेखा से मिला दिए जाए, या दो बिंदुओं को मिलाने के लिए हम इस आकृति का निर्माण कर लें, या दो बिंदुओं को मिलाने के लिए हम यहाँ से इस प्रकार की एक आकृति का निर्माण करें। तो जब दो बिंदुओं को मिलाने के लिए हम एक आकृति का निर्माण करते हैं तो वह आकृति वक्र कहलाती है। तो यहाँ पर वक्र का प्रयोग करके, वक्र तथा रेखाखंड, या तो वक्र या फिर रेखाखंड का प्रयोग करके ही बहुभुज का निर्माण होता है। तो पहले अब हम जानेंगे कि वक्र कितने प्रकार के होते हैं और वक्र क्या होते हैं। तो जो वक्र के प्रकार हैं उन्हें हम कुछ इस प्रकार जान सकते हैं कि जो वक्र हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 होता है सरल, नंबर 2 जटिल। जो सरल वक्र होते हैं, सरल वक्र उन्हें कहा जाता है जो सीधी रेखा के द्वारा बनते हों, और जटिल वक्र उन्हें कहा जाता है जो सीधी रेखा के द्वारा नहीं बनते हों। जैसे यहाँ पर कोई आकृति हमने सीधी रेखा से बनाई इस प्रकार से, तो ये एक वक्र कहलाएगा। यहाँ पर हमने दो बिंदुओं को इनको मिलाया तो ये भी एक वक्र का निर्माण हुआ। तो यहाँ इस प्रकार एक आकृति का हमने निर्माण किया। तो जब कोई वक्र बनाते वक्त, वक्र का निर्माण करते वक्त जिस रेखा से हम वक्र का निर्माण कर रहे हैं, यदि वह रेखा स्वयं को ना काटे तो हम कहेंगे कि वह एक सरल वक्र है। यदि वह स्वयं को प्रतिच्छेदित ना करे तो वह सरल वक्र कहलाता है, और जब वह स्वयं को प्रतिच्छेदित करे तो तब कहलाता है वह जटिल वक्र। यहाँ पर कुछ पॉइंट पर हम देख सकते हैं, ये एक सरल वक्र है, इसको हम लिखेंगे ये सरल है, ये भी एक सरल है, ये भी सरल होगा, इसे भी सरल कहा जाएगा। लेकिन इसे हम सरल नहीं कहेंगे, ये जटिल कहलाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर दोनों बिंदुओं को हमने एक दूसरे से मिलाया तो इन्होंने एक दूसरे को काट दिया, इसने अपने आप को प्रतिच्छेदित किया है, इस कारण यह जटिल वक्र कहलाएगा। यहाँ पर जो वृत्त है वो भी एक सरल वक्र है, इसी प्रकार ये भी एक सरल वक्र होगा। अब सरल वक्र के बाद हम जानेंगे कि सरल वक्र और जटिल वक्र जो होते हैं इनको भी दो भागों में बांटा जाता है। तो इनके लिए जो पहला भाग होता है वो कहलाता है बंद, और जो दूसरा भाग होता है वह कहलाता है खुला। बंद और खुला क्या होगा? बंद और खुला का मतलब है जब कोई आकृति वक्र के द्वारा जब कोई आकृति बनाई जा रही है, या फिर जब वक्र का निर्माण हो रहा है, तो उसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को एक ही जगह मिला दिया जाए। कोई आकृति का निर्माण करें और उसमें हम प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को एक दूसरे से मिला दें, तब वह बंद वक्र कहलाएगा, जो कहीं से भी खुला हुआ नहीं होता। जिसके लिए एक उदाहरण हो सकता है वृत्त, जिसमें हमने शुरुआत यहाँ से की थी, आकृति को बनाते हुए हम पुनः यहीं पर आ गए, तो इस कारण जो ये आकृति तैयार हुई है ये एक बंद वक्र है। तो इसको हम कहेंगे सरल और बंद वक्र। इसके अलावा जब हम दूसरी आकृति की ओर ध्यान दें तो खुला वक्र कौन सा होगा? जिसमें दो बिंदुओं को मिलाया जाए, लेकिन कहीं पर भी पहला बिंदु और दूसरा बिंदु एक जगह पर ना हो। जैसे यहाँ पर ये जो आकृति तैयार हुई है ये एक सरल वक्र है, लेकिन खुला हुआ है ये। इसी के अनुसार यहाँ पर भी हम देखेंगे जो ये आकृति है ये जटिल वक्र में आती है, और जटिल वक्र में हम देखें तो ये वाला हिस्सा जो है इसमें यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है ये बंद है, लेकिन इसके अंतिम बिंदुओं की ओर ध्यान दें तो ये खुले हुए हैं। तो यह वक्र भी जटिल वक्र में आता है। इस कारण से यहाँ विभिन्न प्रकार के वक्रों का निर्माण होता है। तो जब हम अब बहुभुज की ओर ध्यान देते हैं कि जब हम सरल
वक्र का निर्माण करें और वह भी बंद हो, जब सरल बंद वक्र का निर्माण किया जाता है तो बहुभुज का निर्माण होता है। तो बहुभुज में जो है, बहुभुज जो होता है वह सरल तथा बंद वक्र होता है, वक्र होता है। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, तो आइए उसे अब हम देख लेते हैं। तो अब हम जानेंगे कि बहुभुज क्या होता है और बहुभुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो बहुभुज को पहले हम जान लेते हैं। जो बहुभुज है तो उसकी परिभाषा की ओर ध्यान दें। दो से अधिक रेखा खंडों के द्वारा बनी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। जब दो से अधिक रेखाखंडों का प्रयोग किया जाए तो उनके द्वारा जो आकृति बनती है और वो अगर बंद हो, कहीं से वो खुली हुई ना हो, तो वह आकृति बहुभुज कहलाती है। इस प्रकार बहुभुज का निर्माण होता है। इसके लिए हम यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि एक आकृति ये हो सकती है तो इसे त्रिभुज कहा जाता है। एक आकृति और बना सकते हैं, ये एक वर्ग की आकृति है। एक और आकृति का निर्माण देख सकते हैं हम, ये एक आयत है। ये जो आकृति है ये एक समांतर चतुर्भुज की आकृति है। इसके बाद ये जो आकृति है ये एक समचतुर्भुज की आकृति है। इसके अलावा ये एक और आकृति है जो पतंग की आकृति है। तो यहाँ पर मैंने जो आपको आकृति बनाकर दिखाई है, ये वो आकृति हैं जो बहुभुज के प्रकार को निर्भर करती हैं या फिर उनको बताती हैं। सबसे पहले जब तीन भुजाओं का प्रयोग किया जाता है तो त्रिभुज का निर्माण होता है। तीन भुजाओं की बनी हुई आकृति जो है उसे त्रिभुज कहा जाता है। तो ये एक त्रिभुज है, और जो चार भुजाओं से बना हुआ होता है उसे चतुर्भुज कहते हैं। तो ये एक चतुर्भुज होगा, ये एक चतुर्भुज है। तो यहाँ पर भी चार भुजाओं का उपयोग किया गया है, यहाँ पर भी चार भुजाओं का उपयोग है, ये भी चार भुजाओं से बनी हुई आकृतियाँ हैं। तो इस प्रकार ये जो बनी हुई पांच आकृति यहाँ पर दिख रही हैं आपको, इसके अलावा वो सभी चतुर्भुज की आकृतियाँ हैं। ये सभी चतुर्भुज बनी हुई हैं। तो हम जो चैप्टर था हमारा चतुर्भुज को समझना, तो हम विशेष रूप से इन सभी आकृतियों पर ध्यान देंगे। तो उससे पहले अभी जान लेते हैं कि बहुभुज में और कौन कौन सी आकृतियों को समायोजित किया जाता है। तो उसके अलावा जैसे जैसे रेखाखंडों की संख्या बढ़ती जाती है तब उसके बाद ही उनके नामों को भी परिवर्तित कर दिया जाता है। तो सबसे पहले जब तीन रेखा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम पहले रेखाखंड और फिर आकृति का नाम, आकृति का नाम। जब तीन रेखाखंडों से कोई आकृति बनती है तो इस प्रकार बनती है वो, इसमें एक दो तीन, यहाँ पर तीन रेखाखंड हैं। तीन रेखाखंडों से बनने वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसके अलावा जब चार रेखाखंडों से आकृति बनती है तो उसे चतुर्भुज कहा जाता है। और जब कोई आकृति पांच रेखाखंडों से बनती है तो उसे पंचभुज कहा जाता है, इसे पंचभुज कहते हैं। और जब कोई आकृति छह रेखाखंडों से बनती है तो एक दो तीन चार पाँच और छः, इस प्रकार इस आकृति का निर्माण होता है जो षट्भुज कहलाती है। इसे षट्भुज कहा जाता है। इसके अलावा इसी प्रकार से यह क्रम आगे बढ़ता है, जिसमें सात भुजाएं उसे होती हैं उसे सप्तभुज कहते हैं। उसके बाद अष्टभुज होता है, फिर नवभुज, फिर दसभुज। इसी प्रकार यह भुजाओं का क्रम चलता रहता है। तो इसके बाद अंत में जब हम इस प्रकार चलते रहते हैं तब भुजाओं की संख्या एक बार इतनी हो जाती है कि जिन्हें गिना नहीं जा सकता। जब उसको हम गिन नहीं सकते, जब बस उसका अनुमान लगाते हैं, चाहे वो कोई सी भी आकृति क्यों ना हो, तब उसे एन भुज कहा जाता है। एन भुज में भुजाओं की आकृति कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पर एन में उस भुजाओं की संख्या को लिखते हैं। जैसे तीन है तो त्रि लिखेंगे और पीछे भुज लगाएंगे तो उसका नाम बनेगा त्रिभुज। पांच भुजा होने पर पंच लिखेंगे और भुज लगाने पर उसका नाम बनता है पंचभुज। इसी प्रकार से बाकी जो भुज हैं या फिर बहुभुज जो भी हैं उन सभी का निर्माण होगा। इसीलिए बहु शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो दर्शाता है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार से और अधिक भुजाओं का प्रयोग होगा, तब जाकर एक आकृति का निर्माण होगा।
अब इसके बाद हम जानेंगे हमारे अगले टॉपिक में कि बहुभुज जो हैं वो कितने प्रकार से जाने जाते हैं या उनमें भी कौन कौन से प्रकार होते हैं। जैसे कि यहाँ पर त्रिभुज था, ये चतुर्भुज है, पंचभुज है, इनको भी इनके नाम के अलावा और कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो आइए अब उसे जान लेते हैं। तो आइए अब हम हमारे अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो है बहुभुज के प्रकारों को समझना, कि बहुभुज को इन भागों में भी बांटा गया है कि बहुभुज के जो भाग होते हैं, बहुभुज को उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, सम बहुभुज और विषम बहुभुज में बांटा गया है। यहाँ पर मैंने कुछ आकृतियाँ बनाई हैं, आप उनके अनुसार इन्हें आसानी से समझ पाओगे। सबसे पहले उत्तल बहुभुज किसे कहेंगे? उत्तल बहुभुज उसे कहा जाता है बहुभुज की एक ऐसी आकृति जिसमें उसके जो शीर्ष हैं वो बाहर की ओर हों। जब किसी आकृति में जो शीर्ष हैं, शीर्ष उन्हें कहा जाता है जहाँ पर दो रेखाखंड एक दूसरे से आकर मिलते हैं, वो शीर्ष होते हैं। तो जहाँ पर शीर्ष बाहर की ओर जा रहे हों, बाहर की ओर, तो उसे उत्तल बहुभुज कहा जाता है। जैसे कि यहाँ चतुर्भुज में देखा जा रहा है, जो एक आयत या वर्ग, आप जो भी इसे समझना चाहो, ये वैसे एक आयत की आकृति है। इसके अलावा जैसे यहाँ पर ये त्रिभुज है, त्रिभुज में भी बाहर की ओर इसके शीर्ष जा रहे हैं। अब उसके बाद अवतल जो है, इसका विपरीत होता है अवतल। अवतल में अवतल उसे कहेंगे जिस आकृति में या फिर जिस बहुभुज में उसके जो एक कम से कम एक शीर्ष अंदर की ओर उपस्थित हो। जब अंदर की ओर उपस्थित होता है, जैसे कि यहाँ पर है, जो अंदर की ओर उपस्थित होता है उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। ऐसा ही इस आकृति में भी है, जो बाहर निकल रहे हैं वो हम देख पा रहे हैं कि वो उत्तल को दर्शाते हैं, लेकिन यदि एक शीर्ष भी अंदर की ओर उपस्थित है तो हम कहेंगे वह अवतल बहुभुज में आता है। इसके अलावा एक होता है सम बहुभुज और एक है विषम। सम उसे कहा जाता है जिस बहुभुज में रेखाओं की संख्या या रेखाखंडों की जो संख्या है वो सम संख्या में उपस्थित हो, जैसे 2, 4, 6 या 8 में, या उसके अलावा और आने वाली संख्याएं जो सम संख्याएं, उनमें यदि यहाँ पर रेखाखंडों की संख्या उपस्थित हो तब हम कहेंगे वह एक सम बहुभुज है। और हम जानते हैं कि दो रेखाखंडों से बहुभुज की आकृति नहीं बन पाएगी, इस कारण इस 2 को भी यहाँ से हटा देंगे हम। तो ये होगा शुरू 4 से शुरू होगा और 6, 8 को कंटिन्यूस आगे बढ़ाते हुए लगातार चलता रहेगा। इसके अलावा विषम बहुभुज की बात करें तो विषम बहुभुज जो है, विषम बहुभुज उसे कहा जाता है जिसमें एक ऐसे बहुभुज का निर्माण हो जिसके रेखाखंडों की संख्या विषम हो, जैसे 3, 5, 7 या फिर और भी इससे आगे। जो विषम संख्या होगी वही विषम बहुभुज कहलाएगा। रेखाखंडों से हमें पता चलता है कि बहुभुज सम है या विषम। इसके अलावा हम सम और विषम बहुभुज और उत्तल और अवतल बहुभुज के नामों को भी एक दूसरे के साथ समझ सकते हैं। जैसे कि ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर ये जो आकृति है ये एक आयत जैसी आकृति है और यहाँ इसके पास 4 रेखाखंड हैं। 4 एक सम संख्या होती है, तो ये एक सम और उत्तल या फिर उत्तल सम बहुभुज है और ये एक विषम उत्तल बहुभुज होगा। इसके बारे में बात करें तो इसके पास 1, 2, 3, 4, 5 रेखाखंड हैं, तो ये एक विषम आकृति है और अवतल भी है साथ में। इसी प्रकार से विभिन्न आकृतियों के हम नामांकन कर सकते हैं। तो आइए अब हम हमारे अगले टॉपिक की ओर ध्यान देते हैं, तो उसे भी हम देखते हैं। तो आइए अब हम हमारे अगले टॉपिक पर ध्यान देते हैं, जिसका नाम है विकर्ण। अब हम जानेंगे कि विकर्ण किसे कहते हैं। किसी भी आकृति में, यदि वह आकृति बहुभुज की है, तो किसी भी आकृति में त्रिभुज के अलावा, या हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि त्रिभुज के अलावा हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। किसी भी आकृति में जब उस आकृति के विपरीत शीर्षों को एक दूसरे से एक रेखाखंड के द्वारा मिलाया जाता है तो बनने वाली आकृति या खींची गई जो रेखा है वह विकर्ण कहलाती है। तो हम यहाँ जान लेते हैं वो कैसा होता है। इसमें एक आकृति बनाते हैं सबसे पहले। जैसे ये एक आकृति है आयत की, ये एक बिंदु है इसका A, B, C और D। यहाँ पर जो A, B, C, D है इसको शीर्ष कहा जाता है, इन्हें शीर्ष कहते हैं। और जो शीर्ष आमने सामने होते हैं इनको कहा जाता है विपरीत शीर्ष। जैसे A के विपरीत में C होगा और B के विपरीत में D होगा। जब विपरीत शीर्षों को एक दूसरे से मिला दिया जाता है तो इनके द्वारा खींची गई रेखा या इनको मिलाने वाली जो रेखा है वह विकर्ण कहलाती है। और यही आकृति या यही रेखा जब त्रिभुज में बनाई जाती है, जैसे त्रिभुज का एक निर्माण हम करें जो एक समकोण त्रिभुज हो सकता है, तो इसमें इसके विपरीत शीर्षों को जब हम मिलाते हैं, जैसे A, B और C, इसमें जब A और C को एक दूसरे से मिलाया जाता है तो बनने वाली जो आकृति है या खींची जाने वाली जो रेखा है उसे कर्ण कहा जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज में जो कर्ण होता है वही चतुर्भुज में, किसी भी चतुर्भुज या किसी बहुभुज में विकर्ण कहलाता है। तो त्रिभुज और चतुर्भुज
इन सभी में कर्ण और विकर्ण एक ही भूमिका निभाते हैं और एक ही प्रकार से इनका निर्माण होता है, वो होता है विपरीत शीर्षों को मिलाने पर। तो इसके बाद अब हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं जो है चतुर्भुज के बारे में। तो आइए अब हम हमारे अगले टॉपिक पर ध्यान देते हैं जो है चतुर्भुज तथा चतुर्भुज के कोण। अब हम जानेंगे पहले चतुर्भुज क्या होता है। तो चार रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है जो चार रेखाखंडों से बनी हुई होती है और बंद भी होती है, उसे चतुर्भुज कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि चतुर्भुज में जो कोण होते हैं उनका संबंध क्या होता है या फिर कोण का योग गुणधर्म क्या होता है। तो कोण योग गुण, कोण योग गुण जो है उसके अनुसार हम जानेंगे कि कैसे हम पता लगाएं या फिर कोण का योग, चतुर्भुज में जो अंतः कोण होते हैं उनका योग कितना होता है। तो पहले एक आकृति लेते हैं, इसको यदि ध्यान से देखें तो यहाँ पर बनी हुई ये आकृति एल की जो आकृति है वो 90 डिग्री के कोण को दर्शाती है। यदि यह एक आयत है तो आयत में जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार हम यहाँ से जान सकते हैं कि 90 को 4 बार जोड़ने पर जो हमें सम प्राप्त होता है वो होता है 360 डिग्री। तो हम यहाँ कथन में कह सकते हैं कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। साथ ही हम ये भी जान सकते हैं यदि इसकी एक भुजा को बाहर की ओर निकाल दिया जाए, इसी प्रकार से सभी भुजाओं के साथ किया जाए, तो यहाँ पर बनने वाले जो कोण हैं वो बाह्य कोण कहलाएंगे। ये जो कोण थे ये अंतः कोण थे, अंतः कोण, और जो बाहर की ओर यहाँ बनने वाले जो ये कोण हैं ये बाह्य कोण कहलाते हैं, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण जो होते हैं उनको यदि मापा जाए, यदि उनका हम सम देखें तो वह भी 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि चतुर्भुज में जो कोण योग गुणधर्म था वो तो हमने जान लिया। अब इसके बाद हम अन्य चतुर्भुज को भी पहचानेंगे कि अन्य चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज के प्रकारों को जानेंगे और प्रत्येक प्रकार को, उसके प्रत्येक प्रकार को गहनता से समझेंगे। तो आइए अब हम चतुर्भुज के प्रकारों की ओर ध्यान देते हैं, तो आइए उन्हें समझें। तो आइए अब हम हमारे अगले टॉपिक की ओर ध्यान देते हैं जो है चतुर्भुज के प्रकार। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है कि चतुर्भुज के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए ये सारणी तैयार की है ताकि आप इसे आसानी से समझ सको, और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर जानेंगे कि जो पहली आकृति हमने उस पर रखा है वर्ग को, जो वर्ग है उसमें भुजा, कोण और विकर्ण का संबंध क्या होता है या फिर इनके गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो वर्ग होता है उसके चारों भुजाएं जो हैं, चारों भुजा समान होती हैं। इसकी आमने सामने की भुजा को हम देखें और ऊपर से नीचे वाली भुजा को देखें तो यहाँ पर जो चारों भुजाएं हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो इस प्रकार इनको समझा जा सकता है। इसके बाद इसका जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होता है, तो इसको इस प्रकार हम बना सकते हैं जो हमें दर्शाता है कि ये 90 डिग्री का है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है विकर्ण के बारे में कि दोनों जो विकर्ण होते हैं वो समान होते हैं। तो इसमें जब विकर्ण बनाए जाएंगे तो यहाँ से यहाँ और इसको यहाँ इससे विपरीत शीर्षों पर जब मिलाया जाएगा तो बनने वाली जो आकृति होगी, जो रेखा खींची जाएगी वो विकर्ण कहलाती है। और ये जो विकर्ण है वो समान होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। समद्विभाजित का मतलब है ये बराबर लंबाई पर काटते हैं। तो जब इस विकर्ण के द्वारा इसे काटा जाएगा तो ये लंबाई इसके बराबर होगी, और इस विकर्ण के द्वारा जब इसे काटा जाएगा तो ये लंबाई इसके बराबर होगी। और उसके अलावा जब ये एक दूसरे के बराबर हैं तो इस कारण से यहाँ पर ये विकर्ण की लंबाई यहाँ इसके बराबर होगी, इसकी लंबाई इसके बराबर होगी। तो चारों विकर्ण के जो टुकड़े हैं वो भी एक दूसरे के बराबर होंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगली आकृति पर जो है आयत। आयत जो है उसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, ये भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। यहाँ पर एक चिन्ह दर्शाता है कि एक चिन्ह वाली जो रेखाखंड है वही उसके बराबर है, और यहाँ पर दो चिन्ह वाला रेखाखंड दो चिन्ह वाले रेखाखंड के बराबर है। इसमें आमने सामने की भुजा समान होती है और उसके बाद
प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें भी वर्ग की तरह प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का पाया जाता है। अब इसके बाद हम बात करें हमारे अगले टॉपिक में, वो है विकर्ण। तो दोनों विकर्ण जो हैं इसके वो भी समान होते हैं और प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे को या फिर एक दूसरे को ये समद्विभाजित करते हैं। तो हम यहाँ पर जो इनके विकर्ण बनाएंगे वो भी वर्ग की तरह ही काम करते हैं। ये भी लंबाई में समान होते हैं और एक दूसरे को काटते हैं, और वो भी मध्य बिंदु पर। समद्विभाजित करने का मतलब होता है मध्य बिंदु से काटना। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं हमारे समांतर चतुर्भुज की ओर। जो समांतर चतुर्भुज होता है वो देखने में ऐसा होता है जिसमें आमने सामने की भुजा तो समान होती है और उसके अलावा जो आमने सामने की भुजाएं वो समांतर भी होती हैं। तो ये समांतर भी हैं और समान भी हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आमने सामने की भुजा समान होती हैं तथा समांतर भी होती हैं। जब ये आमने सामने की भुजा समांतर होती हैं इसी कारण से इसका नाम समांतर चतुर्भुज होता है। इसमें अब कोण की बात करें तो आमने सामने के जो कोण हैं वो समान होते हैं। तो यहाँ पर ये जो कोण है इसके बराबर होगा और इसके सामने यहाँ पर ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। और दूसरा लिखा हुआ है एक तरफ के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक कोण ये और एक इस कोण को जब जोड़ा जाए तो इनका योग 180 डिग्री आएगा। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें जो ये दोनों कोण हैं इन्हें आसन कोण कहेंगे हम, क्योंकि एक ही भुजा पर बने हुए हैं इसलिए आसन कोण है। और जब दो कोण मिलकर 180 डिग्री का माप बनाते हैं तो वो संपूरक कहलाते हैं। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि इसके समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण है वो संपूरक होते हैं। तो ये कथन भी हम काम में ले सकते हैं। इसके अलावा विकर्ण की ओर ध्यान देते हैं। जो इनके विकर्ण हैं वो लंबाई में समान नहीं होते, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये हिस्सा इसका जो है और इधर इसका विपरीत शीर्ष है वो बहुत दूरी पर स्थित है, लेकिन इसके जो दूसरे बचे हुए विपरीत शीर्ष हैं वो थोड़े पास में है। इस कारण इनके विकर्णों की जो लंबाई है वो समान तो नहीं होती, लेकिन फिर भी इसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब है कि जब हम इसके विपरीत शीर्षों को मिलाएं और हम विकर्ण का निर्माण करें तो उनके द्वारा जब एक दूसरे का समद्विभाजन होगा तो बराबर दो टुकड़े कर दिए जाएंगे। लेकिन जो ये दो टुकड़े होंगे वो एक एक विकर्ण के लिए ही संभव होगा। जैसे हमने ये वाला विकर्ण बनाया था तो ये हिस्सा इसके बराबर होगा और जो दूसरा विकर्ण है तो इसमें ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले विकर्ण का एक हिस्सा दूसरे विकर्ण के एक हिस्से के बराबर हो जाए। ऐसा सिर्फ वर्ग में और आयत में ही संभव है। तो इसके बाद हम इसके बचे हुए अगले चतुर्भुज के प्रकारों पर ध्यान देते हैं। तो आइए उन्हें हम देखें। तो आइए अब हम हमारे चतुर्भुज के अगले प्रकारों के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमने पहले 3 प्रकारों को पढ़ लिया है और अब हम पढ़ेंगे अगले 3 प्रकारों को, जिसमें चौथे नंबर पर है समलंब चतुर्भुज और 5वें नंबर पर है समचतुर्भुज और 6वें नंबर पर है एक पतंग। तो हम यहाँ पर पहले जान लेते हैं कि जो समलंब चतुर्भुज है और जो समचतुर्भुज होता है वो समांतर चतुर्भुज के ही एक प्रकार है। जैसे आयत और जो वर्ग होता है ना, तो वहां पर वर्ग के अंदर जो भी गुणधर्म आते हैं वो सब आयत के अंदर भी पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्ग है वो एक विशेष प्रकार का आयत भी होता है। तो वैसे ही अब हम इनके भुजा, कोण और विकर्ण के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो समलंब चतुर्भुज होता है इसके एक जो जोड़ा होता है, जैसे कि आमने सामने की जो ये वाली भुजाएं हैं ना, ये दोनों समांतर होती हैं। समांतर क्यों है? समांतर भुजा उन्हें कहा जाता है जिनके बीच की दूरी समान हो, बराबर हो। तो ये भुजा की लंबाई इसके बराबर होती है, जिस कारण से ये दोनों भुजाएं समांतर हो जाती हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कोण के बारे में। तो इनके आमने सामने के जो कोण है ना, उनका योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इस कोण का योग, इसको जब इन दोनों कोणों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो इनका योग 180 डिग्री होता है। इसके विकर्ण के बारे में जाने तो दोनों विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को छोटी भुजा की तरफ समान भागों में बांटते हैं और बड़ी भुजा की तरफ भी समान भागों में बांटते हैं। कैसे, देखो जरा। तो यहां पर हम इसको कुछ इस प्रकार जान सकते हैं कि जब विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, तो इनको ये एक हिस्सा इनका यहां होता है और दूसरा हिस्सा यहां पर। तो ऐसे ही जब दूसरा विकर्ण है वो उसमें नीचे वाले दोनों हिस्से, जो नीचे की दिशा में जो दोनों हिस्से आते हैं विकर्ण के, वो दोनों समान लंबाई में होते हैं और ऊपर वाले हिस्से भी समान लंबाई में होते हैं। या फिर हम कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को 1:2 में विभाजित करते हैं, जिनका 1 अनुपात ऊपर होता है और 2 अनुपात नीचे होता है। ऐसा ही यहाँ होता है, 1 अनुपात यहाँ और 2 अनुपात यहाँ पर। इसके बाद हम आगे चलते हैं समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज की आकृति ऐसी होती है, इसमें एक विशेष गुण होता है कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता। अगर इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाए तो यह भी वर्ग के समान हो जाता है, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं है, इस कारण यह वर्ग के समान नहीं होता।
और इसकी जो सभी भुजाएं हैं वो समान होती हैं। क्योंकि इसकी सभी भुजाएं समान है, इसी कारण इसका नाम समचतुर्भुज है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं समान हो। और विकर्ण की बात करें तो इसके विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। लंब का मतलब होता है कि ये एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहाँ पर ये इसके साथ 90 का बनाता है और यहाँ पर यह 90 का। इस प्रकार यहाँ 90 डिग्री के कोण बनते हैं, जिसमें जो इसके शीर्ष थे, इस चतुर्भुज में जो शीर्ष थे वो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते, लेकिन यहाँ पर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे के साथ मिलकर 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। इसके बाद पतंग की ओर ध्यान देते हैं। पतंग की आकृति ऐसी होती है जिसमें एक तरफ, या हम बात करें एक दिशा, तो यहाँ पर जो ये पतंग है इसमें एक तरफ की ओर ध्यान दें तो यहाँ पहली जो भुजा है उसकी लंबाई और जो दूसरी भुजा है उसकी लंबाई, इन दोनों में एक तरफ कोई संबंध नहीं होता। लेकिन यदि इसको दूसरी तरफ देखा जाए तो ऊपर वाली भुजा की लंबाई यहाँ दूसरी तरफ की ऊपर वाली भुजा के सामने समान होती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं जो इनकी आसन भुजाएं होती हैं, आसन का मतलब जो एक दूसरे के साथ लगी हुई हैं, तो एक तरफ की जो आसन भुजाएं हैं वो दूसरी तरफ की भुजाओं के साथ समान लंबाई की पाई जाती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक तरफ की दोनों भुजाएं दूसरी तरफ की भुजाओं, दोनों भुजाओं के समान होती हैं। आगे हम कोण की बात करें तो यहाँ पर आमने सामने के जो कोण हैं वो समान होते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो विकर्ण हैं वो 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। यहाँ पर कोई 90 डिग्री का कोण और नहीं बनाता, यहाँ पर विकर्ण एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, जिसमें विकर्ण का संबंध होता है ये एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं। यहाँ पर जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे के साथ में लंब समद्विभाजक होते हैं। तो अब इसके बाद में बस इतना ही। अब हम बात करेंगे या फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे हमारे अगले चैप्टर के बारे में। अगर आपको इस वीडियो से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।